आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक देश की निरंतर सेवा करने का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है और इसी ऐतिहासिक अवसर पर यूनियन कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव आपके साथ शेयर किया जाएगा। इस प्रस्ताव में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक देश की निरंतर सेवा का जो ऐतिहासिक अवसर है, इसके विषय में चर्चा हुई और कई संकल्प लिए गए। मैं कुछ शॉर्ट में आपके सामने रखूंगा। आज 10 जून 2026 का दिन भारतीय लोकतंत्र की यात्रा में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायी पड़ाव के रूप में अंकित हुआ है। आज श्री नरेंद्र मोदी जी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक निरंतर देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने निर्वाचित पीएम के तौर पर 4,399 डेज की निरंतर सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पूर्व श्री जवाहरलाल जी नेहरू ने 1952 से लेकर 1964 तक निरंतर 4,398 दिन तक इस पद को सुशोभित किया था। मुख्य बात यह है, यह अवसर भारत की लोकतांत्रिक चेतना, जन विश्वास और जन भागीदारी की शक्ति का प्रतीक है। हम सब ने देखा, नेहरू जी एक बहुत बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते थे, बहुत बड़े एक पॉलिटिकल फैमिली से आते थे। तब देश का एक अलग मिजाज था, आज़ादी मिली ही थी अंग्रेज़ों से और एक माहौल, विचार सब एक अलग था। आज हमारे लोकतंत्र के ऊपर जो लोग प्रश्न उठाते हैं, चाहे भारत में या भारत से बाहर, उन सबको आज ये जानना चाहिए कि किस तरह से हमारे लोकतंत्र की मैच्योरिटी, हमारे देश के नागरिकों का एक अच्छा फैसला करने की क्षमता, जो चेतना है, लोकतांत्रिक चेतना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के एक साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको इस देश ने विश्वास दिया। उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। आज कैबिनेट ने ये संकल्प लिया कि हमें गर्व है कि हमारा नेतृत्व ऐसे कुशल हाथों में है जिनके पास संवेदनशीलता भी है, संयम भी है, नियत भी है और निर्णायक क्षमता भी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन सेवा, साहस और राष्ट्र निर्माण की एक सतत साधना का प्रतीक रहा है। आपने देखा, जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश की जिम्मेदारी जब संभाली, उन्होंने हमेशा अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में माना। कॉलोनियल हैंगओवर के बहुत सारे जो सिंबल्स थे, रेड लाइट चलती थी गाड़ियों के ऊपर, कई तरह के राजपथ कहा जाता था। राजपथ क्यों, ये तो कर्तव्य पथ है। कई तरह की जो कॉलोनियल माइंडसेट की चीज़ों को उन्होंने बदला और एक बहुत साहस के साथ, बहुत एक नए तरीके से देश को आगे लेके गए और संविधान को पवित्र ग्रंथ बताया। हमेशा संविधान के दायरे में, संविधान के साथ ही सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को
आगे बढ़ाने का काम किया। कैबिनेट ने ये भी आज संकल्प लिया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने गरीब कल्याण को शासन के केंद्र में स्थापित किया है। ये बहुत अलग है। पीछे की सरकारें गरीब कल्याण को एक नारा बना के रखते थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण को अपनी नीतियों का केंद्र बनाया और 2014 में जब उन्होंने जिम्मेदारी ली थी तब उन्होंने स्पष्ट तौर पे ऐलान किया था कि मेरी सरकार गरीब कल्याण के प्रति समर्पित सरकार है। आज कैबिनेट ने एक और संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है, मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बढ़ी है। एक और संकल्प कैबिनेट ने लिया कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बीते 12 वर्षों में विमेन लेड एम्पावरमेंट, विमेन लेड डेवलपमेंट का एक नया अध्याय भारत की विकास यात्रा से जुड़ा है। महिलाओं को बराबर की भागीदारी, महिलाओं का एम्पावरमेंट, हर प्रकार के ऐसे प्रोग्राम्स जिससे महिलाओं को समाज में एक गौरवमयी, एक गौरवपूर्ण स्थान मिले और उनका एम्पावरमेंट हो। एक और स्तंभ जिसको आज कैबिनेट में संकल्पित किया गया वो है हमारे किसान। आपने देखा करीब करीब हर कैबिनेट, हर दूसरी या तीसरी कैबिनेट मीटिंग में हमारे अन्नदाताओं के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम होता ही होता है और बहुत दुनिया भर की विषम परिस्थितियां हो उसमें भी किसानों के ऊपर कोई तकलीफ ना आए, ऐसे प्रयास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। एक और संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र प्रथम के भाव से बड़े निर्णय लिए, ऐसे निर्णय जो आज वर्षों की तपस्या के बाद आज सच्चाई बन चुके हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना बहुत बड़ी साधना थी, बहुत बड़ा पूरे देश में एक झकझोर करने वाली बात थी कि क्यों देश में एक अलग से आर्टिकल 370 है, उसको हटाना। जीएसटी लागू करना जो कई वर्षों से सभी इकोनॉमिस्ट, सभी इंडस्ट्रीज, सभी पूरा देश एक मानता था कि एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम होना चाहिए, सिंपल टैक्स सिस्टम होना चाहिए। 1 रैंक 1 पेंशन लागू करना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर लागू करना, गरीबों को 10% आरक्षण देना, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लागू करना, सीएए कानून बनाना जो कि एक ऐतिहासिक भूल थी, उसको ठीक करने के लिए सीएए कानून बनाना, मुस्लिम महिलाओं के प्रति जो अन्याय था उस अन्याय को दूर करने के लिए 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाना, वक़फ़ कानून में संशोधन करना, परमाणु क्षेत्र में रिफॉर्म के लिए शांति कानून, भारतीय न्याय संहिता जो कि वर्षों के बाद में दंड से न्याय के प्रति शिफ्ट होना और दर्जनों श्रम कानूनों को 4 कोड में समेटकर एक बहुत अच्छा लेबर रिफॉर्म लाना। ऐसे अनेक बड़े फैसले माननीय प्रधानमंत्री जी की निर्णायक जो क्षमता है, निर्णय करने की क्षमता है, उसके उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को भी एक नया आयाम दिया है, नई बुलंदी दी है। आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कदम उठाने का श्रेय उनके नेतृत्व को ही जाता है। हमने इससे पहले देखा पिछली सभी सरकारों ने जिस तरह के कदम उठाए उसके कारण देश की जो परिस्थिति थी
उसके विपरीत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद के विरोध में कठोर कदम उठाए, सीमा पार आतंकवाद के कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान के उन क्षेत्रों को भी टारगेट किया जो पहले अकल्पनीय थे, पहले कभी सोचा नहीं जाता था। उन क्षेत्रों को भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके ऊपर भी टारगेट किया और पाकिस्तान के साथ दशकों पहले किए गए अन्यायपूर्ण सिंधु जल समझौते को भी निलंबित स्थिति में रखा गया। और साथियों, जो वर्षों से एक बहुत बड़ा देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा का एक विषय उठता था, नक्सलवाद, आज भारत उस नक्सलवाद से भी मुक्त हुआ है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक निर्णायक सोच का, एक बहुत ही स्पष्ट पॉलिसी का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का ये दृढ़ विश्वास रहा है कि आत्मनिर्भर हुए बिना भारत विकसित नहीं हो सकता। इसीलिए आज भारत डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में भारत के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। विश्व में भारत ने एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई है, सशक्त रूप से भारत उभरा है, चाहे G20 हो या ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को स्वर प्रदान करना हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाना हो, हर तरह के कार्यक्रम में भारत ने लीडरशिप ली है। और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारी विरासत को सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाने लगा। एक लंबे समय तक ब्रिटिश टाइम फ्रेम में, ब्रिटिश पीरियड में हमारी विरासत को हमेशा नकारा जाता था और वही कांग्रेस के कार्यकाल में हमारी विरासत को एक तरीके से इग्नोर किया गया था। उस विरासत को, उस बहुत ही समृद्ध विरासत को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राथमिकता दी और विरासत के साथ विकास को लेके आगे बढ़े। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की 140 करोड़ सिटीजन्स की कामयाबी है कि पिछले 12 वर्षों में देश को प्राप्त राजनीतिक स्थिरता, 30 वर्षों की, 3 दशकों की राजनीतिक इंस्टेबिलिटी को जनता ने नकारा और बहुत ही मैच्योर वे में एक स्टेबल गवर्नमेंट 1 बार, 2 बार और 3 बार भारत ने चुनी। ये भारत की राजनीतिक परिपक्वता का और हमारी डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी का बहुत बड़ा सिंबल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो 7 संकल्प लिए वो मैं पढ़ूंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता है। गरीब कल्याण एवं वंचित वर्गों के सशक्तिकरण हेतु उनके नेतृत्व में हुए कार्यों के लिए आभार व्यक्त करता है। उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को सराहना करता है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एवं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु उनके नेतृत्व की प्रशंसा करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल विश्वास व्यक्त करता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और गौरवशाली राष्ट्र के रूप में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहेगा और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का मार्ग सशक्त करेगा। ये कैबिनेट का रेजोल्यूशन आप सबके साथ
पीआईबी से शेयर करेंगे। आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज़ 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में। अहमदाबाद मेट्रो के फेज़ 1 में 2 कॉरिडोर्स थे, ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है फेज़ 1 के, ब्लू और रेड। फेज़ 2 में बने थे ये जो ग्रीन वाला आपको दिखता है वो वाला कॉरिडोर और ब्लू कॉरिडोर फेज़ 2B। आज जो अप्रूव हुआ है वो कॉरिडोर है कोटेश्वर से लेके एयरपोर्ट तक का कॉरिडोर, यानी आप ये रेड मार्क देख रहे हैं, वहाँ से आश्रम रोड, कोटेश्वर प्राचीन मंदिर, साबरमती और सरदार नगर शहर, सरदार नगर एयरपोर्ट। इसमें 5 स्टेशन होंगे, 6 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। और जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है कि सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बन रहा है। सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो बन रहा है उसको एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी इस मेट्रो के माध्यम से मिलेगी। ये साबरमती रिवर है, ये साबरमती रिवर का रिवर फ्रंट आपको दिखाई देता है ऊपर की तरफ यहाँ पर, और उसके पास पूरा का पूरा सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव बन रहा है। इस प्रोजेक्ट में हमने कॉमनवेल्थ गेम्स का एक उदाहरण पहले देखा था, 2000 दिल्ली में जो देखा था हमने, और अब आप देखेंगे किस तरह से एक विस्तृत तरीके से बहुत ही मेथोडिकल वे में इसकी तैयारी की जा रही है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये कॉमनवेल्थ गेम्स का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल एनक्लेव, इसका एक पिक्चर है। ये रिवर फ्रंट है, आप में से कई लोगों ने रिवर फ्रंट देखा होगा। इस रिवर फ्रंट के साथ लगा हुआ ये पूरा स्पोर्ट्स एनक्लेव बन रहा है। 4 साल में कंप्लीट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट को और एयरपोर्ट और कॉमनवेल्थ गेम्स के साइट को कनेक्ट करेगा। कंप्लीट इंटीग्रेशन है मेट्रो के साथ, रेलवेज़ का, बुलेट ट्रेन का और बस टर्मिनल का और अब एयरपोर्ट का भी। सेकेंड फैसला अमरावती का है। अमरावती नया शहर बन रहा है, तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की ज़मीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। ऑफिस के बाद में मैं आता हूँ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अमरावती का। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं उनको एक जगह कंसोलिडेटेड वे में बनाने के लिए आज ये फैसला किया गया। इसके लिए करीब 17 एकर्स की लैंड राज्य सरकार ने दी है और 1500 रेजिडेंशियल क्वार्टर्स इसके लिए बनेंगे। ये कॉमन मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑफिस कॉम्प्लेक्स, फिर बीच में एक बड़ी सी एक्सिस है, ये मेन रोड की तरह रहेगी और इसमें हाई कोर्ट और कई, आपने देखा होगा अमरावती का लेआउट जितना है स्क्वायर शेप में सारा, परपेंडिकुलर रोड्स है, एक स्क्वायर ग्रिड की तरह इसका डिज़ाइन किया गया है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में आज एनडीए के 12 साल भी पूरे हुए हैं और एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में जो तीसरी ऐतिहासिक सरकार है, टर्म है, ऐतिहासिक टर्म है, इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। आपने समय समय पे देखा है,
करीब 2.5 लाख करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स, करीब 3.5 लाख करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट्स, करीब 1.5 लाख करोड़ के मेट्रो प्रोजेक्ट्स, 37,000 करोड़ के एयरपोर्ट्स, शिप रिपेयर फैसिलिटीज़, मेजर पोर्ट्स, रोपवेज, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, कोल गैसिफिकेशन, ये सारे के सारे फैसले हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत मजबूत नींव बनाने का काम करेंगे, जो भारत को लगातार सक्षम बनाने में इनका योगदान रहेगा। धन्यवाद साथियों। As per protocol, we'll start with the left. Brahm Prakash ji, number 1. सर हेलो सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी न्यूज़ से। सर मेरा सवाल ये है, हमने वो तस्वीरें भी देखी कि कैबिनेट के तमाम साथियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तालियां बजाकर स्वागत किया 12 वर्ष पूरे होने पर। जो संकल्प पास हुए हैं इस कैबिनेट बैठक में, उसके बाद क्या प्रधानमंत्री ने जो वैश्विक चुनौतियां हैं, जैसे देश के समक्ष भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, खासतौर से वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर, तो क्या प्रधानमंत्री ने आगे का विजन भी कुछ साझा किया आप सब लोगों के लिए कि कैसे आगे सरकार इनको टैकल करेगी, निपटेगी? थैंक यू। धन्यवाद ब्रह्म प्रकाश जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे हम सभी को कहा कि हमें सेवा की भावना को ही सतत बनाए रखना है। विश्व में किसी भी प्रकार की चुनौती आए, हमें राष्ट्र को सक्षम बनाना है। अपने अपने सेक्टर में हम सब पूरी मेहनत के साथ काम करें और पहले जितनी मेहनत करते थे उससे ज़्यादा मेहनत करके, उससे ज़्यादा हम जन भावनाओं के साथ जुड़ के, जन आकांक्षाओं को समझकर, और जो आज जनता की, आज हमारे नागरिक बंधुओं की, जो हमारे सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, सिटीजन्स के एस्पिरेशंस हैं, उनको समझ के उस पर काम करें। आज पूरी कैबिनेट ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया माननीय प्रधानमंत्री जी को। Next. Hi, good afternoon, sir. Ashmit from CNBC TV 18. Sir, broadly what we've seen in the last 12 years have been marked by themes of formalization as well as large spending by the government to stimulate investment. Today, as we commemorate day 4399, any direction, any guidance that the Prime Minister has given to the Cabinet in terms of what needs to be the theme for the next 12 years? Second row, third row. सर मैं संजीव राठी हूँ यूनिवार्ता से। पीछे प्रधानमंत्री ने मितव्ययता का अपील की थी कि भाई पश्चिम एशिया का संकट है, उसके मद्देनज़र, तो उसका कुछ असर हुआ है? इस पर भी कैबिनेट में कभी चर्चा हुई है कि कुछ असर उसका देखने को मिला, या हमें कुछ और उपाय करने चाहिए? प्रधानमंत्री ने कुछ और सुझाव दिए हों इस बारे में? Next row, fourth, 17. Sir, I am Deepak from Times of India. My question is about the central government secretariat which is being built, which will be built in Amravati. In how many states, such complexes have been built? Though the CPWD long back had, come out with this proposal. So if some detail can be given and name of the states, so that you can come to know that actually it's going to every state irrespective of who is in the government. Anybody else from this side? Yeah, front here. Acha. Sanjeev Chopra, yes. Yeah, sir. On completion of this feat, this achievement, what was the Prime Minister's message at the meeting? As somebody else has already asked. So, what was the message and direction by the Prime Minister to the Union Cabinet? सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर कैबिनेट बैठक में अमूमन किसानों को लेकर फैसला होता है, और आज जो प्रस्ताव पारित हुए हैं उसमें भी किसानों को वरीयता दी गई। तो सरकार आने वाले समय में क्या लक्ष्य लेकर चल रही है एग्रीकल्चर को लेकर? और दूसरी बार एक प्रश्न थोड़ा इससे हटकर है, इस मर्तबा मौसम भी थोड़ा नाराज़ रहने वाला है, तो उसको लेकर भी कोई चर्चा हुई है क्या कैबिनेट बैठक में? Anyone from right side? No. Okay. Thank you. आप सबको आज की कैबिनेट में किस तरह का डिस्कशन हुआ और क्या मैसेज था, इसके बारे में आपके घूम फिर के वही प्रश्न है। आई एम रिपीटिंग इट। द बेसिक मैसेज वाज दैट वी मस्ट कंटिन्यू टू फोकस ऑन सर्विंग आवर सिटीजन्स
and we must do that with full vigor. We must understand the aspirations of our people in good detail, connect with the grassroots, understand the ground realities, and make all our programs and make all our schemes which help fulfill the aspirations of people. That was the central message. जो मेन माननीय प्रधानमंत्री जी का मैसेज था, सेवा की भावना को निरंतर बनाए रखें, नागरिकों की आकांक्षाओं को समझें, ज़मीन से जुड़ें और ज़मीनी हकीकतों के हिसाब से ज़मीनी स्तर पर जो हमारे नागरिकों की आकांक्षाएं हैं उनके अनुसार हम अपनी स्कीम्स और हमारे कार्यक्रमों का विस्तार करें. ये मेन मैसेज है.